नमस्कार दोस्तों, जंगली रिएक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। मैं हरदीप। तो दोस्तों, आज जो हम आपके साथ वीडियो देखने वाले हैं, वीडियो भाई सईद मुजम्मिल भाई की। और आपको हम एक बार पहले भी सैयद भाई की वीडियो लेकर आए थे। बड़ी ज़बरदस्त समझाते हैं, बड़े ज़बरदस्त तरीके से समझाते हैं। और आज जो हम वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो है दोस्तों, जो ईरान में प्रोटेस्ट चल रहा है ना औरतों का हिजाब के प्रति, तो उसके ऊपर वीडियो है। और मुजम्मिल भाई ने क्या मतलब तरीके से समझाया है कि हिजाब कितना ख़तरनाक है और कैसे मतलब जो ईरान की महिलाएं हैं वो कैसे प्रोटेस्ट कर रही हैं। तो दोस्तों, जो मुजम्मिल भाई हैं थोड़े से शब्द ऐसे यूज़ करेंगे जैसे खवातीन, खातून, तो ये वहाँ की औरतों को बोला जाता है। तो ये उर्दू के शब्द हैं। और दोस्तों, जो जो चैनल पे नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं वीडियो के एंड में। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। जिस तरह हर चीज़ इर्तिका के मराहिल तय करके आगे बढ़ती है, इस तरह इंसानी मुआशरा जब तश्कील दिया तो उसमें रियासत के क़याम का यानी कि स्टेट बनाने का एक ही मकसद था। मकसद ये था कि शहरियों की ज़िंदगी महफूज की जाए और उनको हुकूक दिए जाएं और कोई उनसे ये हुकूक डंडे के ज़ोर पे ना छीन सके। इसीलिए एक रियासत का इंतखाब करें जो आपको इस वायलेंस से बचा सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसी रियासतें भी दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं जो कि बजाते खुद अपने ही हाथों से अपने शहरियों को, अपने सिटीजन्स के गले घोंटती हैं, उनको मारती हैं, उनका खून करती हैं, कत्लेआम करती हैं और उनके राइट्स छीन लेती हैं। दुनिया की बदतरीन रियासतों के अगर नाम लिए जाएं तो आपके जहन में शायद नॉर्थ कोरिया आएगा, लेकिन अगर उसके बाद कोई मुल्क आना चाहिए आइडियली तो उसका नाम है ईरान, जो कि एक इंसान के रहने की सबसे बदतरीन जगह में से एक है और इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बहुत मर्तबा मैं ये बात कर चुका हूं कि हमें अपने बॉर्डर से बाहर के मसाइल की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस इशू की रेलेवेंस ये है कि हमारे मुल्क के अंदर कुछ लोग इस तरह के हैं जो ईरान की रियासत पे तनकीद को इस्लाम पे तनकीद से जोड़ के बैठे हुए हैं, जिनमें इतनी शर्म नहीं है कि वो ये देखते नहीं है कि कौन सा इस्लाम ये हक देता है कि रियासत अपने शहरियों का कत्लेआम करे। 150 लोग पिछले महीने से अब तक जब हम ये बात कर रहे हैं, ईरान की फाशिस्ट रियासत ने मार दिए हैं। कौन से इस्लाम में इसकी इजाजत है, जरा हमें बताइए। अगर आप उसके बावजूद कंडेम नहीं कर सकते तो ये वीडियो आपके लिए है, ताकि शायद आपको होश आ जाए। तो होता है इस तरह से कि ईरान के अंदर जिस तरह दुनिया भर में मजाक के तौर पे लोग कहते हैं ना कि मॉरल पुलिसिंग ना करो, मुझे अखलाकियात ना सिखाओ, ईरान में वाकई एक मॉरल पुलिस एग्जिस्ट करती है, जिसका काम क्या है कि चौक चौराहों में खड़े होकर सर्वेलेंस करें और ये देखें किसी खातून के सर से अगर हिजाब थोड़ा सा उतर गया, उसके बाल नजर आ रहे हैं, तो फौरन पहुंचो वहां पे, उसको हरास करो, उसे गालियां बको और उसे कहो कि ये वापस लपेटो इसको पूरा। अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसको घसीटो, मारो और बेशक कत्ल कर दो, कोई पूछेगा नहीं तुम्हें। और मोरालिटी पुलिस का ये काम है कि वो कोड़े भी मार सकते हैं खवातीन को, 6 महीने की कैद भी हो सकती है और तकरीबन 60-70 कोड़ों की सजा साथ होगी। पब्लिक फ्लॉगिंग्स वहां पर होती हैं, क्या कुछ नहीं होता। इतनी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन देखने के बावजूद भी कुछ लोगों के ज़मीर ऐसे सोए हुए हैं कि वो डिफेंड पे डिफेंड करने आ जाते हैं। उन्हें शर्म ही नहीं आती कि तुम अगर अपने आप से सच नहीं बोल रहे तो कौन से मुसलमान हो तुम, या कौन सा तकाजा है ये तुम्हारे इस्लाम का, जब तुम इस तरह की बर्बरियत को जस्टिफाई करते हो। कि यही मोरालिटी पुलिस 22 साल की एक कुर्दिश खातून जो कि माइनॉरिटी है ईरान के अंदर, उसकी एक खातून जिसका नाम था मासा अमीनी को इसी तरह एक चौक के अंदर हिजाब से रखने की बेसिस पे अरेस्ट किया गया और उस पर मोरालिटी पुलिस ने डंडे बरसाए, सरों पे डंडे मारे उसको, वो कोमा में चली गई। कुछ दिन कोमा में रहने के बाद उसकी डेथ हो गई और उसके बाद से प्रोटेस्ट एरप्ट कर गई ईरान के अंदर। और आज जब हम ये बात कर रहे हैं, आज भी एक मैस प्रोटेस्ट की कॉल वहां पर दी गई है। इंटरनेट को बंद कर दिया गया है, मीडिया बिल्कुल सेंसर्ड है, पुलिस को इतने इख्तियार दिए गए हैं कि ऑन साइट आप मार सकते हैं किसी को भी और आपको कोई पूछेगा नहीं। पिछले हफ्ते तकरीबन 91 लोग जाहिदान के सूबे के अंदर पुलिस ने मारे, स्ट्रेट फायर करके, जो सिर्फ अपने हकूक मांगने के लिए बाहर आए थे। 16 सितंबर से इन मुजाहरों का सिलसिला जारी है और 2019 में भी इस नौयत के मुजाहरे हुए थे और उससे पहले भी बहुत बार हो चुके हैं। 1979 की सो कॉल्ड ईरानियन रेवोल्यूशन, जिस पे आज भी बहुत से लोग यहाँ भंगड़े डालते हैं, वो असल में मर्दों की खवातीन के खिलाफ रेवोल्यूशन थी, क्योंकि वो आने के फ़ौरन बाद आपने खवातीन के ड्रेस भी चूज़ करना शुरू कर दिए, पब्लिक स्पेसेस भी लिमिट कर दी उनके लिए। आपने ये भी लेजिस्लेट कर दिया कि कोई खातून ग्राउंड में, स्टेडियम में जाके मैच नहीं देख सकती। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर वो ये ना हो कि किसी और को सेक्सुअली इंस्टिगेट कर दे वो। इसके अलावा साइकिल चलाने पे बैन लगाया हुआ है और उस पर फतवा क्या दिए कि अगर आप साइकिल पे बैठते हैं,
कोई खातून साइकिल चलाएगी तो वो हो सकता है कि किसी को सेक्सुअल इन्विटेशन आ जाए उससे, जबकि इस्लाम की तारीख में ख़वातीन घोड़ों पे सवारी किया करती थी। भाई ये कौन सा प्रो मैक्स इस्लाम है जो तुमने इंट्रोड्यूस करवा दिया? एक साइकिल तक चलाने की परमिशन नहीं दे सकी जो रियासत एक औरत को, क्या उसका तबाह हो जाना आइडियल नहीं है? क्या हमें और आपको सपोर्ट नहीं करना चाहिए कि ऐसी रियासतें बर्बाद हों और तबाह हों, ताकि वहाँ पर इंसानों के रहने का मुआशरा बन सके? इसके बावजूद अगर आपको लगता है कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये होना चाहिए, तो फिर अपने मुल्क में भी यही होना चाहिए। पाकिस्तान का डायलमा ये है, इनकी हिपोक्रेसी ये है कि इनको तालिबान पसंद हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, और इसके अलावा इस तरह की रियासतें इनको ईरान के अंदर पसंद हैं। जब आपके ऊपर ऐसे कानून का नफाज होगा तब आपकी चीखें आसमान तक जाएंगी। कोहाट तक जब तालिबान पहुंच गए थे आज से चंद साल पहले, ऑपरेशन से पहले, अब दोबारा आ रहे हैं खैर से, सवात में तो आ भी चुके हैं, तो आप लोगों की चीखें आसमान पर जा रही थी। लेकिन जब तालिबान काबुल पे अटैक करके जीतते हैं काबुल को, आप लोग मिठाइयाँ बांटते हैं यहाँ पे। तो दूसरों के लिए भी उसी चीज़ का इंतखाब करो जिसका अपने लिए करते हो। पुलिस ने इसके अलावा तकरीबन 40 तलबा को तेहरान यूनिवर्सिटी से उठाया है और एबडक्ट करके गायब कर दिया है, और स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं कि जिस किसी को भी एहतजाज करता पाओ उसको गिरफ्तार कर लो। उसकी वजह यह है कि ये मर्दाना कमज़ोरी जो है ये इसीलिए है कि ये इनको मालूम है कि हमारी रिट जो है वो चैलेंज हो रही है और ख़वातीन कर रही हैं, और उन ख़वातीन में इतनी ब्रेवरी है कि आप अंदाज़ा लगाइए, मैं या कोई भी इंसान ये इसी तरह बाहर निकल आए हिटलर के ख़िलाफ़ और बाहर निकलकर गालियां दें उसको, उसके मुतरादिफ है ये। जब आपकी ज़िंदगी का ख़तरा हो और हर चीज़ का हो, तो इन लोगों ने इस्लाम का वर्जन वो वाला नाफिज किया है जिससे शहरियों की घुटन का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि लोग इस्लाम से मुतनफ़र होना शुरू हो चुके हैं वहाँ पे। आपको पता है कि ईरान में सबसे तेज़ी से एथिज़म फैल रहा है। स्टैट्स जो हैं वो शायद आपको भी हैरान कर दें कि सिर्फ 32% ईरानियंस, ओनली 32% ईरानियंस आइडेंटिफाई एज शिया मुस्लिम्स, यानी कि 68% ईरानियंस अपने आप को शिया मुसलमान ही कहना छोड़ चुके हैं। इसके अलावा 32% ईरानियंस कहते हैं हमारा कोई मज़हब नहीं है। 32%। आप लोगों का आर्ग्यूमेंट ये होता है कि हमेशा से इस्लाम को नाफिज करने का तरीका ये है कि आप सख्ती करें, आज़ादी छीन लें, हुकूक छीन लें, ख़वातीन को बांध दें, लेकिन इससे उलट होता है। वो कहते हैं ना, बायोलॉजी विंस ओवर आइडियोलॉजी, कि इंसान की जो जिबिल्लत है उससे ऊपर कोई आइडियोलॉजी नहीं होती। तो जब आप इस तरह के कोड़े पड़ते हुए देखें, पब्लिक फ्लॉगिंग्स देखें, आप औरतों की ज़िंदगी अजीरन कर दें, आप ऐसे लॉज का नफाज करें जिस तरह से ईरान में है कि कोई औरत ईरान से बाहर अगर जाना चाह रही है तो उसको अपने मर्द की, अपने खावंद की या वालिद की परमिशन का डॉक्यूमेंट चाहिए, इसके बगैर वो बाहर भी नहीं जा सकती। हिसाब लगाइए कि किस कदर फाशिज़म है ये, कि अगर मैं एक ख़ातून हूँ, ईरानियन ख़ातून हूँ, मैंने बाहर जाने का, पढ़ने के लिए, कोई और काम करने के लिए मैंने फ़्लाइट लेनी है, मुझे परमिशन नहीं है, एयरपोर्ट से वापस भेज देंगे कि तुम्हारा मर्द किधर है। मर्द के हाथ में, उसके जेब में रखने वाली एक चीज़ है औरत, और वो बताएगा कि इसने कहाँ जाना है, क्या पहनना है, क्या नहीं करना, क्या करना है। इस लेवल की स्लेवरी एग्जिस्ट करती है वहाँ पे। आज से चंद साल पहले जो ईरान की स्कीइंग की टीम थी, उनकी हेड कोच जब वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए एयरपोर्ट पे पहुंची तो उनको पता लगा कि अगर आपका खावंद नहीं है तो आप बाहर नहीं जा सकती। ये हाल है कि स्पोर्ट्स करने वाली ख़वातीन जो कि एक टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए बाहर जा रही थी, उनको भी रोक लिया गया। इस लेवल की डार्कनेस है ईरानियन रजीम के और उनके जो क्लरिक्स हैं उनके दिमागों के अंदर। इसके अलावा जो एक हैरान कुन लॉ है वो ये है कि लीगल एज ऑफ मैरिज, जो ख़वातीन की एज है जिसमें शादी हो सकती है, वो है 13 साल। 13 साल की लीगल एज है मैरिज के लिए, और अगर इससे भी पहले शादी करनी है तो सिर्फ करना ये है कि वालिद साहब जो बच्ची के हैं, फादर, वो एक जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास जाए, उससे परमिशन लेके आ जाए, तो फिर 10 साल की, 8 साल की, 9 साल की बच्ची की शादी भी हो सकती है बाय लॉ। और तकरीबन 2020 से 21 के दरमियान, यानी कि 2020 से 21, एक साल के दरमियान 31,000 ख़वातीन की शादियां हुई हैं जिनकी उम्रें 10 से 14 साल के दरमियान थीं। दोबारा सुने, 10 से 14 साल के दरमियान एक साल में 31,000 ख़वातीन की शादियां हुई हैं। चाइल्ड मैरिजेस को प्रमोट करने वाली रियासत, इसके ऊपर कर्सेस ना भेजी जाएं तो क्या किया जाए फिर आप बताएं। और बच्चों को उस एज के अंदर उनकी शादी कर देना जब शायद उनकी मेंटल ग्रोथ का जो एक
प्रोसीजर होता है वो भी पूरा नहीं हुआ होता, अभी न्यूट्रिशन पूरी नहीं होती, अभी एजुकेशन पूरी नहीं होती, अभी उनका माइंड जो है वो सॉलिडिफाई नहीं होता, और आप उन बच्चों को शादियां करके आगे किसी मर्द के हवाले कर देते हैं। ये रियासत है जिसने ये कवानीन बना रखे हैं। इसके अलावा रेशल डिस्क्रिमिनेशन जो है वो इतनी आम है कि वहाँ पर जो बहाई कम्युनिटी है, बहाई मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं जो लोग, उनको परसिक्यूट किया जाता है। उनको आम कब्रिस्तानों में दफन करने की अपने मुर्दों को परमिशन नहीं है, जिस तरह पाकिस्तान में एक कम्युनिटी को नहीं दी जाती। तो ये हर मुल्क में ये कैंसर है इस तरह का, जहाँ पर इंसान की डेफिनेशन उसका फेथ होता है। अगर उसका फेथ रियासत को पसंद है तो ठीक है, अगर नहीं पसंद तो ना उसका कोई हक है, ना कोई कानून का दर्जा उसको दिया जा सकता है, ना कोई प्रोटेक्शन दी जाएगी, तो वो दफनाने के लिए मारे मारे फिरते हैं बेचारे। इसके अलावा कुर्दिश लोगों को के खिलाफ इतनी डिस्क्रिमिनेशन है कि उनको दाखिले नहीं मिलते यूनिवर्सिटियों में, और मसाइल होते हैं। बलोच लोगों के खिलाफ इतना जुल्म है वहाँ पे कि इस एहतजाज जो अभी हो रहा है इसमें भी बलोच लोग एहतजाज कर रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी शदीद जो है वो बारबैरिटी उन्होंने प्रैक्टिस किया ईरानियन रजीम ने, जो कि वहाँ पर रहते हैं, इसी तरह जिस तरह हमने बॉर्डर के इस तरफ की है बलोचिस्तान में। तो 43 साल हो चुके हैं इस तरह की बर्बरियत को फैले हुए ईरानियन रेवोल्यूशन के नाम से, और अगर कोई इस्लाम की खिदमत हुई है तो आप मुझे बताइए। इन 43 सालों के अंदर जितने लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया है ईरान के अंदर, इसकी डायरेक्ट वजह यही ईरानी मुल्ला हैं, जिन्होंने इस तरह का वर्जन वहाँ पे नाफिज किया है इस्लाम का, जो कि इस्लाम में भी एग्जिस्ट नहीं करता शायद। इवन सऊदी अरब की तरह के ममालिक को अकल आना शुरू हो गई है कि वहाँ पर अब नॉर्मलाइज होना शुरू हो चुका है थोड़ा थोड़ा करके। डेमोक्रेसी तो वहाँ भी नहीं है, लेकिन उनको समझ आ गई है कि यार हमारे अब ये गार के ज़माने की ज़िंदगी गुजर गई है, कुछ रिफॉर्म लेके आओ, कुछ रेफर्मेशन करो, लेकिन इनको नहीं आ रही। ये अब भी इतने रिग्रेसिव हैं जितने वो वहाबिज़म सलाफिज़म वाले लोग रिग्रेसिव नहीं है शायद। तो इस सारी सूरत हाल के बाद जो ऑफिशियल नैरेटिव है वो क्या है कि ये सारा कुछ करवाने वाला अमेरिका और उसके पीछे इसराइल है। हर किस्म का एक ऐसा इंसान जिसकी रिग्रेसिव मेंटालिटी होती है, जिसकी ऑर्थोडॉक्स किस्म की और फंडामेंटलिस्ट बुनियाद परस्त ज़हनियत होती है ना, वो हमेशा ये नैरेटिव फैलाता है कि ये सब मगरिब की और कुफ़ार की साजिश है। जिस तरह हमारे यहाँ एक साहब ने अभी ये नैरेटिव यूज़ किया है कि साजिश की है अमेरिका ने, हर चीज़ के पीछे अमेरिका, हर चीज़ के पीछे वो। अगर किसी ने हक मांग लिया तो उनको भी पैसे अमेरिका ने दिए हैं। अगर किसी ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की एक्सरसाइज कर ली तो उसके पीछे भी CIA और रॉ है, जो हमारे मुल्क में कहा जाता है। इस तरह ईरान के मुल्लाओं के पास भी सिर्फ एक जस्टिफिकेशन है कि ये सारी स्कूलों की ख़वातीन, स्कूलों की बच्चियाँ जिनको अपने हिजाब जलाने पड़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपने ज़बरदस्ती नाफिज किया इसलिए। तो उसके पीछे कौन है? जो बाइडन है। उन स्कूलों की बच्चियों को जो बाइडन पैसे दे रहा है कि तुम ये करो। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो वाकई बाय करते हैं इस नैरेटिव को कि क्योंकि मगरिब हमारे खिलाफ है, इसीलिए वो नहीं चाहते कि ईरान की रियासत कायम रहे। ओ भाई, तुम सबसे ज़्यादा अपने खिलाफ खुद हो, अपनी इकॉनमी को बर्बाद करने वाले तुम खुद हो। यहाँ पर टिकटॉक्स बनते हैं अहमदी निजात के कि वो ज़मीन पे बैठ के रोटी खा रहा है। ओ भाई, किया क्या उसने बाद में? ये देखा है आपने कि उसने अपनी रिग्रेसिव मेंटालिटी से इतना नुकसान पहुँचाया ईरान की इकॉनमी को। तेल जिस सरजमीन में नीचे बह रहा हो और उसके ऊपर जो शहरी चल रहे हैं उनके पास खाने को रोटी नहीं है, तुम्हारे दिमागों की वजह से सिर्फ। अगर आपके दिमाग एनलाइटेंड होते तो ईरान की एक ग्रेट पर्शियन सिविलाइजेशन जिसकी हज़ारों साल की तारीख है, जो कदीम दुनिया के अंदर सुपर पावर थी, उसको आपने भिखारी बना दिया है अपनी मेंटालिटी की वजह से। और पाकिस्तान में कुछ लोग झंडे लगा के बैठे हुए हैं, सपोर्ट कर रहे हैं उसको कि बहुत अच्छा हो रहा है वहाँ पे। तो मैं तो यही कहता हूँ कि अगर आपको ये अच्छा लगता है तो हमारी तो यही विश होगी कि आपके ऊपर भी ये लॉज नाफिज हों। हिसाब लगाइए कभी कि आपकी फैमिली का कोई मेंबर अगर बाहर तक गया है और उसने कपड़े रियासत के पसंद के नहीं पहने हुए, और फिर होता ऐसा है कि चौक में खड़े होकर आपकी ख़वातीन को कोड़े मारे जा रहे हों, तो कैसा लगेगा आपको? क्या महसूस होगा? ये वो टाइम है जब हम इस चीज़ को एक्नॉलेज करें कि इस तरह की रिग्रेसिव रियासतें 21वीं सदी के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ना ही इनकी कोई ह्यूमैनिटेरियन लॉज के अंदर जस्टिफिकेशन है, ना रिलीजियस लॉज के अंदर जस्टिफिकेशन है। और अगर आप इस तरह की रियासत को सपोर्ट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी कॉन्शियंस, आपका ज़मीर बिल्कुल मर चुका है। और साथ साथ पाकिस्तान के अंदर इस तरह के लोग जिनकी लॉयल्टीज़ या तो वहाबिज़म के साथ थी, जो सलाफ़ी आइडियोलॉजी थी, उन्होंने भी यहाँ पे कत्ल गारत की। इसके साथ साथ जिन लोगों की आइडियोलॉजीज़ और जिनकी हमदर्दियाँ ऐसी रियासतों के साथ हैं जो ईरान में कायम हैं, वो भी जुल्म कर रहे हैं।
और पाकिस्तान में कभी एक कौम की तश्कील इसलिए नहीं हो पाई कि यहाँ पर इतने ग्रुप्स हैं कि एक ग्रुप की जो लॉयल्टी है वो तुर्की की मोहब्बत में गिरफ्तार है, अर्तुगरुल अर्तुगरुल खेल रही है वो। एक ग्रुप जो है वो ईरानियन रेवोल्यूशन के गुन गा रहा है और नाच रहा है। एक ग्रुप जो है वो सलाफ़ी आइडियोलॉजी वाला है, अफ़गान जंग के बाद जो पैदा हुआ, वो उनके झंडे लगा के बैठा हुआ है। और एक ग्रुप ऐसा है जो इन्वेडर्स बाहर से आया करते थे मंदिर तोड़ने के लिए, यहाँ पे वो उसके गुण गाता है। तो हर किसी का अपना अपना एक फेटिश है, हर किसी की अपनी अपनी एक डिलूजन है, वो पाल के बैठे हुए हैं। इन डिलूजन्स को तोड़ना पड़ेगा और प्रैग्मेटिक होके, रैशनल होके सोचना पड़ेगा। और जो भी मुआशरा ख़वातीन के साथ ये सलूक करेगा, जो ईरान करता है या पाकिस्तान भी करता है, जहाँ पर ऑनर किलिंग्स दुनिया में नंबर 1 पे सबसे ज़्यादा हैं, वो मुआशरा सिर्फ़ और सिर्फ तबाह बर्बाद होगा। इसके अलावा कोई भी उसकी डेस्टिनी नहीं है। तो अब ये टाइम आ चुका है कि हम तरक्की को, इंसानों के मुआशरे को, इसके साथ साथ हम आज़ादी को, ख़वातीन को हुकूक देने से लिंक करें। और जब तक ख़वातीन को मेन स्ट्रीम में नहीं लाया जाएगा, मर्दों के बराबर हुकूक नहीं मिलेंगे, तसव्वुर भी मत कीजिएगा कि ये रियासत इंसानों के रहने की जगह बन सकती है। बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, वीडियो हो चुकी है ख़त्म। क्या ज़बरदस्त वीडियो थी भाई, क्या बढ़िया तरीके से समझाया सईद मुजम्मिल साहब ने। तो दोस्तों, बहुत बुरा हाल है अभी जो ईरान में चल रहा है ना, अभी जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं ईरान में। मतलब ये है कि अच्छा है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमें कोई ऐसी स्थितियों का सामना बहुत कम करना पड़ता है। तो डॉक्टर साहब, आप क्या राय रखते हैं मतलब इस हिजाब वाले प्रोटेस्ट पे? मैं कहना चाहता हूँ कि हर एक आदमी को, हर एक औरत को अपना अधिकार है, वो जैसे अपनी लाइफ जीना चाहे वैसे जी सकते हैं। पर देखा गया कि जैसे कि ये मुस्लिम कंट्री है जो भी है, वो लेडीज पर ना अपना हक जमाने के लिए जबरदस्ती उसको बुरके में कैद करना चाहते हैं। सही बात है, बिल्कुल, है ना। और देखो लड़की हो, वो 22 साल की लड़की, इतनी बेचारी जवान लड़की थी, अपने भाई के साथ पता नहीं कहाँ रिश्तेदारी में जा रही थी। और वो बता रहे थे कि कौन सी मोरारकी पुलिस है इनकी, मोरारकी पुलिस है, और उनका काम ही यही है कि वो मतलब चौराहों पे खड़े रहते हैं, और जिस किसी का भी मतलब एक आधा बाल भी कहीं दिख गया और वो वहीं से पुलिस उसको उठा लेगी। ये जो लड़की है जिसको मारा गया है, इसको ये शायद 13-14 सितंबर की बात है ये। तो वो ये अपने भाई के साथ कहीं जा रही थी। वो भाई, वो मोरारकी पुलिस वाले जो भी होते हैं इनके, वो खड़े थे और उन्होंने थोड़े से इस लड़की के बाल दिख रहे थे और इन्होंने इसको पकड़ के उठा लिया और पुलिस वाली गाड़ी में डाल दिया। जब उस लड़की ने 1-2 पॉइंट किए हैं आगे से, तो पुलिस ने भाई उसके सर में डंडे मारे हैं और उसको उठा के जेल में जाके पीटा है, जिससे कि लड़की चली गई कोमा में और बाद में बेचारी की होगी डेथ। और एक कोई पहला केस नहीं है ईरान में, काफी ज्यादा है। इससे पहले 5 केस और हैं, मेरे जहाँ तक मेरी नॉलेज है 5-6 केस और हैं जिनको कि इसी वजह से मार दिया गया क्योंकि उन्होंने हिजाब पूरा कंप्लीट नहीं किया हुआ था। और अब जो रेवोल्यूशनरी आएगी ईरान में, मतलब अब पूरे ईरान में प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। और ऐसी बात है अजय भाई कि मैंने देखा कि वहाँ की जो भी लड़कियां ना, वो अकेले तो किसी कंट्री में भी नहीं जा सकती। मतलब कहने का कि उसको उसका हस्बैंड जरूर होना चाहिए। तो ये तो भाई जाती है बहुत ज़्यादा यार। मतलब इन्होंने अपने हिसाब से मर्दों ने कानून बना रखे हैं कि औरत क्या खाएगी, क्या पहनेगी, कहाँ जाएगी। बस स्टैंड पे भी जाएगी तो कोई ना कोई साथ होगा। वो भाई महिलाएं वही वो पढ़ी लिखी हैं। ईरान ऐसा तो है नहीं कि पढ़े लिखे नहीं है, वहाँ पे पढ़े लिखे जवान हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं और उनको पता है। अभी तो उनकी लड़कियाँ, एक मैं देख रहा था लड़की, वो शायद ईरान में तो नहीं रहती, उसकी वीडियो आई थी, वो ना हिजाब उसने ऐसे उतारा है हिजाब और फिर अपनी जूती ऐसे सामने की ये वीडियो के और जूती साफ कर रही थी ऐसे ऐसे ना अपने। बिल्कुल यार, 150 लोग मर गए इसमें है ना, पिछले 15 दिन में, पिछले 15 दिनों में है ना। 150 लोगों को इन्होंने हेड शूट करके भी मारा है कई औरतों को। हाँ, पुलिस को ऑर्डर है ना, मार सकती है वो। तो भाई ये सरकार, ऐसी सरकार तो कहीं भी नहीं होनी चाहिए। और सही प्रोटेस्ट हो रहा है। ये कौन से धर्म का इन्होंने इस्लाम बना रखा है? पता नहीं भाई, इस्लाम हमें तो पता ही नहीं लगता इस्लाम चीज क्या है, कैसी चीज हर है एक यार। कंट्री में देखो, जहाँ इस्लाम वहीं पंगे, जहाँ इस्लाम क्या मतलब इन्होंने भी। और आप इनके अपने ही लोग उसके खिलाफ हो रहे हैं। और बता रहे थे मुजम्मिल भाई की कितने लोगों ने 32% लोग छोड़ गए, 32% लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया है। और 32% जो अपने आप को शिया कहलवाना नहीं चाहते अब। मतलब दुनिया खुद ही इस धर्म से पीछे हट रही है क्योंकि इसके कानून देखो ना कैसे है। 3 तलाक जो हमारे इधर चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल यार, हमारे भी हिजाब वाला हुआ था ना एक पीछे। यार मुझे तो ये समय हमारे इधर की औरतों को क्या हुआ है, मुस्लिम औरतों को ये हिजाब पहनना चाहती हैं वो
वो भी तो मुस्लिम है। बिल्कुल यार, वो फूंक रही हैं, वो आग लगा रही हैं। इन लोगों को मतलब फ्रीडम नहीं चाहिए। इनको शरिया चाहिए, शरिया लॉ चाहते हैं ये हिंदुस्तान में। शरिया लॉ भाई देख लो, तालिबान में शरिया लॉ चल रहा है, और उन औरतों से एक बार फ़ोन करके बात करके पूछ लेना कि क्या हाल है उनके, शरिया के हिसाब से हिजाबन बन जाओ आप लोग। ऐसा है ना, जहाँ पे आज़ादी होती है ना, उनको मतलब पच नहीं रही। वही है ना, यही बात है, और क्या इनको पच नहीं रही, और जिनको वो जो प्योर है ना, हाँ। उनका देख लो क्या हाल है, उनको मतलब हेड शूट करके मारा जा रहा है। बिल्कुल, उनको चाहिए, उनको मिल नहीं रही, इनको बच नहीं रही। और मैं पहले ना ईरान को बड़ा अच्छा कंट्री समझता था, क्योंकि ईरान के जैसे ही अमेरिका ने सैंक्शन लगा रखे हैं, तो मैं सोचता था कि शायद मतलब बड़े अच्छे होंगे, लेकिन ये तो पूरे कट्टर रहे हैं, तो मतलब पूरा कट्टरवाद है इनमें, तो खतरनाक वाला कट्टरवाद है। वही बात हो, मैं हर बात में यही तो कहूं, जाहिल के जाहिल ही रहेंगे। जबकि ईरान में अच्छा है, उनका दबदबा है, मतलब अरब कंट्री के अंदर अच्छी कंट्री तो अच्छी है, लेकिन जो कानून है, जो हक तो बराबर तो नहीं ना। मतलब कहने का कि लेडीज को उतने हक नहीं है। मतलब कि ये देखो, देश इतना अमीर है ये, बिल्कुल। वो बोल रहे थे ना कि नीचे मतलब ईरान देश के नीचे तेल के नदियां बह रही हैं, लेकिन ये इनकी ना ये माइंडसेट की वजह से ये भिखारी बने हुए हैं। ईरान को चाहिए कि अभी मतलब तेल जो भी कानून है उसे ठीक कर ले हाल, क्योंकि तेल की कीमत तो आज से 15 साल तक या 20 साल तक ही रहेगी। उसके बाद चाहे समुद्र नीचे बहता रहे, कोई फर्क नहीं किसी को। फिर तो खैर सोलर ऊर्जा पे हो जाएगा सारा कुछ। बिल्कुल है ना। लेकिन इन्होंने देखो ना, अपनी जाहिलियत की वजह से तेल नहीं बेच पा रहे हैं, इसीलिए तो अमेरिका ने सैंक्शन लगा रखे हैं कि इनसे कोई तेल नहीं खरीद सकता। बिल्कुल है ना। खैर भारत पहले खरीदता था, लेकिन भारत तो आज भी खरीदता है, लेकिन वही है ना, इनका माइंड सेट की वजह से। क्योंकि और ऊपर से ये क्या है, इनमें कट्टरता देखो कैसी, कि हमने इजराइलियों को मारना है, मतलब यहूदियों वाली जो नफरत है ना इनकी, अभी तक वो खत्म नहीं हुई है। मतलब ये परमाणु बम बनाने के चक्कर में है। बिल्कुल। और अमेरिका इनको बनाने नहीं देना चाहता, और मतलब कोई भी नहीं बनाने देना चाहता, क्योंकि इन्होंने अगर परमाणु बम बना लिया, ये कन्फर्म है, ये बिना पूछे फेंक देंगे इजराइल के ऊपर। खैर इजराइल कोई ऐसी कंट्री नहीं है जिसपे कोई भी परमाणु बम फेंक सके, वो तो इनको मिनटों में कर देंगे क्लोज। 200 साल लगेंगे उसके उस बराबर पहुंचने के लिए। और जो बता रहे थे ईरान में कानून की 9 से लेकर 12-13 साल 10 साल की लड़की, मतलब 31,000 शादियां पिछले साल ही हुई हैं 2021 में। 31,000 यार, हद ही कर दी। मतलब बच्चों की 9 साल की उम्र क्या होती है यार? 9 साल कुछ भी नहीं, 9-10 साल के बच्चा क्या होता है, कुछ भी नहीं। और बोलते हैं कि अमेरिका इजराइल की साजिश है। खैर ये तो पाकिस्तान में ज़्यादा बोला जाता है, ईरान वाले तो कम लेते हैं ऐसी बातों को। वो भी यही वो अमेरिका को बोलते हैं उनकी साजिश है, बस और क्या। नहीं तो देख लो ना, जहाँ कट्टरवाद पूरा ऐसे फैल रहा है, अभी टीटीपी आ गई है पाकिस्तान में। टीटीपी, हाँ पाकिस्तान में आ गई है ना, वो भी शरिया मांग रहे हैं। तो देखो भाई, पाकिस्तान भी यही चाहता था ना कि अफगानिस्तान में शरिया लॉ आना चाहिए। तो हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी आना चाहिए। तो टीटीपी वाले क्या मांग रहे हैं, वो भी यही मांग रहे हैं। आना चाहिए यार, फिर क्या। जब दूसरों के घरों को देख के आपको बहुत मजा आता था, आपको देखने में मजा हम भी ले लेते थोड़ा सा। मजा दे रहे हैं इनको टीटीपी वालों ने ना। इनका मेरे ख्याल से कोई मंत्री उठा लिया, अभी मैंने सुना है। हाँ सुना, मैं नहीं सुना ये बात। मंत्री को उठा लिया, और अभी वो पूरी तरह से ना वो कर रहे हैं, जैसे गैंगस्टर नहीं करते भी, भत्ता लाओ भाई इतने, तुम ये हो तुम वो हो, तो दुनिया बिजनेस छोड़ के भाग रही है पाकिस्तान से। ये है कट्टरवाद के नतीजे। कोई भाई हमें नहीं पता क्या लिखा है क्या नहीं किताबों में, लेकिन ये जो अपनी तरफ से ना मर्द, मतलब एक आदमी का औरत के ऊपर मतलब वो है जालिमाना हक जो होता है ना, कि जो जैसा हम चाहेंगे वैसा ही ये करेगी। अगर इसकी शक्ल नहीं किसी को दिखनी है, मतलब आंखें दिखती हैं बस। बिल्कुल वही बात है, उसके आगे भी जाली लगा देते हैं। तो ये नहीं चलने वाला ईरान वालों। अभी ईरान की औरतें हो गई हैं अभी तुम्हारे पीछे। भाई दुनिया बहुत फॉरवर्ड चली गई है। अभी ईरान की सरकार अभी भी 1400 साल का ये कानून मानना चाहते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। चलेगा ही नहीं यार। भाई ईरान की औरतों ने बता दिया, वो सही प्रोटेस्ट कर रही हैं, और अभी वो मेरे को लग रहा है मानेंगी नहीं जब तक ये सरकार चेंज नहीं होगी, क्योंकि दुनिया साथ होगी। पुलिस कब तक क्या कर लेगी, अपनी मारती रहेगी क्या अपने शहरियों को? कितने शहरियों को मार देगी शहरी? तो पुलिस तो कुछ लेवल तक ही होती है ना। और हमारा देश 130-40 करोड़ का है, हमारी फौज भी है 11 या 12 करोड़ इतनी 13 लाख की होगी। 13-14 लाख की। तब वो 130 करोड़ जनता को कंट्रोल तो नहीं कर सकते जी बढ़ जाए तो। ये तो अभी इसका ना जो वो है ना, इसका रिजल्ट जो है ये ईरान को भुगतना पड़ेगा। ये ईरान की गवर्नमेंट मेरे को लग रहा है जाएगी भी, पक्का जाएगी। और कोई अच्छी गवर्नमेंट आए भाई जो इंसानी हकों पे बात करे। ये वहाँ के मर्द और जो लड़के हैं ना वो भी साथ दे रहे हैं। हाँ हाँ साथ दे रहे हैं। और ऐसे भी अभी पुलिस वालों की भी तो फैमिलियाँ होंगी, अपनी फैमिलियों को मार देंगे क्या? तो चलो ठीक है, हमें क्या लेना देना है। बट ठीक है, अच्छी थी वीडियो, मज़ा आया दोस्तों वीडियो देखने का। लेकिन जो हो रहा है ईरान में उसके लिए दुख भी लगा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो यहीं पे करते हैं समाप्त। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।